Surcharged with Divine Love by Sukmani Aunty, publishers of the book Unistar, अध्याय 29 जिसका शीर्षक है टेलीपैथी। टेलीपैथी को सामान्य रूप से परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं कि यह सोच के माध्यम से लोगों के बीच सीधा संचार स्थापित करना है। इसका अर्थ है वास्तव में हमारी इंद्रियों को शामिल किए बिना या शारीरिक संपर्क के बिना कुछ जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाना। पहली बार गुरुजी के दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंततः घर आ गई हूँ और इसलिए जाना नहीं चाहती थी। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इस भावना से जुड़ेंगे। घर वापस जाने में मेरी झिझक को भांपते हुए गुरुजी ने कहा, फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल टेलीपैथी करूँगा। मनोविज्ञान की विद्यार्थी होने के नाते मैं जानती थी कि टेलीपैथी क्या है, लेकिन कभी इसका अनुभव नहीं किया था। उस रात जब मैं घर गई और सोई तो गुरुजी के साथ मेरी पहली टेलीपैथी हुई। अगली सुबह हमने गुरुजी से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर में दाखिल हुए, गुरुजी ने पूछा, क्यों फिर देखे नज़ारे, मैं तेरे कोल तिन वेरी आया सी। गुरुजी वो सपने, इतना ही कह पाई थी कि उन्होंने मुझे टोक दिया। सपने ना कह, वो सपने नहीं हैं, मेरे नाल टेलीपैथी दे थ्रू गल कीती है। जदों दी मैं दिखदा हाँ वो मेरे दर्शन होंदे हैं। मेरा ड्रीम कोई नहीं ले सकता, मेरा ड्रीम लेकर ता दिखा। सपना ना कहो, वो सपने नहीं हैं। मैंने तेरे साथ टेलीपैथी के माध्यम से बात की है। जब भी मैं दिखता हूँ वो मेरे दर्शन होते हैं। मेरा सपना कोई नहीं ले सकता, मेरा सपना लेकर तो दिखा। कई बार गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से लोगों को होने वाली घटना के बारे में आगाह कर देते थे। मेरी माँ के साथ एक टेलीपैथी हुई थी जहाँ गुरुजी ने उनसे कहा था कि वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें, अन्यथा वह सेक्टर 22 की लाइट पर पकड़ी जाएंगी। शाम को वह इसके बारे में भूल गई और निश्चित रूप से उसी जगह उन्हें रोक लिया गया और उनके पास लाइसेंस नहीं था। मैं उनमें से हूँ जिसे सोने से पहले संगीत सुनना पसंद है। एक रात मेरे वॉकमैन ने काम करने से इनकार कर दिया और बिना किसी स्पष्ट कारण के 2-3 मिनट के बाद रुक जाता था। आखिरकार मैंने कोशिश करना छोड़ दिया और सोने का फैसला किया। उस रात गुरुजी ने मुझे डांटा, मैं तेरे नाल टेलीपैथी करन वास्ते वेट कर रहा हूँ, तू ये 3 टबार सुनती होंदी है। मैं तेरे लिए साथ टेलीपैथी करने के लिए वेट कर रहा हूँ, तू है कि ये 3 टबार सुनने में हटती नहीं। एक अन्य घटना में सरस्वती और मैं टीवी देख रहे थे और मैंने हल्के मूड में टिप्पणी की, अगर मेरा फिगर बेहतर होता तो मैं भी ऐसे छोटे कपड़े पहनना पसंद करती। मैंने इसे एक मजाक के रूप में कहा था और इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई जब तक कि इस रात गुरुजी दोबारा नहीं आए और मुझे डांटा। कमलिए, ये छोटे कपड़ियाँ विच कुछ नहीं रखा, तू सूट विच सोनी लगती है, सूट ही पाया कर। ये छोटे कपड़ों में कुछ नहीं रखा, तू सूट में ही सुंदर लगती है, सूट ही पहना कर। अगली बार जब मैं दिल्ली गई तो गुरुजी सत्संग कर रहे थे जहाँ वे किसी से कह रहे थे, दिल्ली वालियों ਨੂੰ पता ही नहीं महापुरुष ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं भी कृपा सूट वालियों से ज़्यादा करता हाँ। दिल्ली वालों को पता ही नहीं महापुरुषों को मिलने के लिए कैसे आना चाहिए। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ जाती हैं, महापुरुष को मिलने के लिए सूट पहनकर आना चाहिए। मैं भी कृपा सूट वालों पर ज़्यादा करता हूँ। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक बड़ी सी मुस्कान दी। एक टेलीपैथी में गुरुजी मुझे किसी का पूरा पता देते हैं और बताते हैं कि उस घर में कोई बहुत बीमार है। चूँकि पता दिल्ली का था और मैं उस दिन चंडीगढ़ में थी, मैंने जो आंटी दिल्ली में गुरुजी की एक अनुयायी से पूछा कि पता वैध है या नहीं। मैंने उन्हें इन चिन्हों के बारे में बताया जो मैंने देखे थे, जैसे कि घर के बगल में एक रेलवे ट्रैक और घर की शक्ल के बारे में कुछ। अगले दिन उन्होंने मुझसे ये कहा, मैं घर की तलाश में गई और निश्चित रूप से नंबर सही था।
मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की लेकिन कोई बाहर नहीं आया। जैसे ही मैं हार मानने वाली थी, एक सज्जन मेरे पास आए और बोले, क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा खटखटा दूं? उन्होंने खटखटाया और एक 17-18 साल की लड़की, जिसके पीछे उसकी माँ थी, उसने दरवाज़ा खोला। मैंने कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कहानी बनाई। मैंने उनसे कहा कि मुझे चंडीगढ़ से मिसेस बावा ने भेजा है। क्या आप मिसेस ग्रोवर हैं? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, आंटी, आपने नामों में गड़बड़ कर दी है। चंडीगढ़ वाले मिसेस ग्रोवर हैं और मेरी माँ मिसेस बावा हैं। मैं इस संयोग से स्तब्ध रह गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या घर में कोई बीमार है, और उन्होंने कहा कि हाँ, उनके घर में कोई है जो बहुत बीमार है। जब भी आंटी ने मुझे ये बताया तो मैंने गुरुजी से पूछने का फ़ैसला किया कि आगे क्या करना है। हमने गुरुजी को बताया कि जो आंटी घर पर आई थीं, तो अब हम आगे क्या करें। गुरुजी उत्तर देते हैं, बस हुन ठीक है, हो गया। हो सकता है गुरुजी ने अपनी संगत के किसी सदस्य को भेजकर वास्तव में उस घर में उस व्यक्ति को आशीर्वाद भेजा हो जो अस्वस्थ थे। गुरुजी के काम करने का तरीका हमारी समझ से परे है। मेरी एक टेलीपैथी में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं 3-4 साल की एक छोटी लड़की हूँ। वे मुझे मेरे माता पिता की शादी दिखा रहे हैं और वे मुझसे कहते हैं कि तुम्हें इस परिवार में जाना होगा। तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे इस परिवार में जाना है। मैं सुबह उठती हूँ और अपनी माँ से उस जगह का वर्णन करती हूँ जहाँ मैं अपने माता पिता की शादी करते हुए देखती हूँ। वे इस बात से सहमत थी कि वह स्थान बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने बताया था। मुझे उन दिनों एक टेलीपैथी हुई जब मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं अपने करियर के लिए कौन सी लाइन चुनूंगी। मैं हमेशा से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन गुरुजी का परीक्षण करने के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे दिखाएं कि मैं निकट भविष्य में क्या बनूंगी। उस रात मैंने गुरुजी को थोड़ी सी संगत के बीच बैठे देखा और मैं उनके बगल में बैठ गई। मैं अपनी कुछ सहपाठियों को देखती हूँ और जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करती हैं, गुरुजी भविष्यवाणी करते हैं कि उनमें से प्रत्येक क्या बनेगा। मेरा एक मित्र जो हमेशा 3rd डिविजनर था, अंदर आता है और गुरुजी उसे बताते हैं कि वह एक बड़ी फर्म में अधिकारी बनेगा और आज वह एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। सपने में मैं सोच रही हूँ कि अगर 3rd डिविजनर को अच्छी नौकरी मिल सकती है तो गुरुजी मेरा क्या। गुरुजी मेरी ओर मुड़ते हैं और अपनी उंगली से मेरे माथे पर कुछ लिखते हैं। मुझे बस इतना याद था कि अंग्रेजी में आई और ई अक्षर उस शब्द का हिस्सा थे जो उन्होंने लिखा था। कई साल बीत गए और मैं हमेशा सोचती रही कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या लिखा था। अभी हाल ही में मुझे महसूस हुआ कि मैं एक इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिज़ाइनर बन गई हूँ और इंटीरियर और डिज़ाइनर शब्दों में आई और ई अक्षर आते हैं। गुरुजी अपनी टेलीपैथी में हमें बहुत कुछ बताते हैं, न केवल नज़दीकी भविष्य के बारे में बल्कि अगले कुछ वर्षों में घटित होने वाली कई चीज़ों के बारे में। वे आते हैं और अपनी संगत को टेलीपैथी के माध्यम से ठीक भी करते हैं। मुझे याद है कि मैं एक बहुत दर्दनाक फोड़े से पीड़ित थी और डॉक्टर ने मुझे अगले दिन वापस आने के लिए कहा था क्योंकि वह उसका ऑपरेशन करना चाहती थी। उस रात मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे इस दर्दनाक प्रक्रिया से बचाएं। उस रात गुरुजी मेरी टेलीपैथी में आते हैं और मुझे लगाने के लिए एक सफ़ेद लेप देते हैं। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई दर्द नहीं है और जब मैंने अपने फोड़े को तलाश की तो वह मुझे कहीं नहीं मिला। उन्होंने मेरी टेलीपैथी में लेप लगाकर मेरा एक दर्दनाक फोड़ा ठीक कर दिया। और क्या था, वहाँ एक निशान नहीं मिला जिससे पता चले कि मुझे कभी वहाँ फोड़ा हुआ था। मेरे नाना जी के बीमार पड़ने से ठीक पहले मुझे एक टेलीपैथी हुई जहाँ मैं एक विशाल पहाड़ के नीचे खड़ी हूँ और अचानक पहाड़ टूटने और गिरने लगता है। मैं ऊपर देख रही हूँ और मुझे पता है कि मैं एक मलबे के नीचे कुचली जाऊँगी। जैसे कि मैं सोचती हूँ, मुझे तेज रोशनी दिखाई देती है और गुरुजी अपना हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, मानो अपना आशीर्वाद दे रहे हो। कोई भी मलबा मेरे ऊपर नहीं गिरता और मैं वहाँ से सुरक्षित निकल पाती हूँ।
मैं सुबह उठी और टेलीपैथी को समझ नहीं सकी। मेरे नाना जी के निधन के बाद ही मैं इस टेलीपैथी का अर्थ समझ सकी। पहाड़ का टूटना आने वाले कठिन समय का संकेत था। मेरे नाना जी का बीमार पड़ना और उनका निधन होना हमारे सिर पर दुखों के पहाड़ टूटने से कम नहीं था, और उन्होंने मुझे अपने दर्शन देकर आश्वासन दिया कि हम उनके आशीर्वाद से कठिन समय से निकल जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी टेलीपैथी हमेशा सत्य होती है। कभी कभी वे बहुत स्पष्ट हो सकती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि उनमें अधिक प्रतीकवाद शामिल है। आपकी प्रत्येक टेलीपैथी का एक अर्थ होता है, भले ही उस समय वह आपको अजीब या निरर्थक लगे। गुरुजी की महासमाधि के बाद मेरी माँ मेरे कमरे में रखी शिवजी की मूर्ति से आने वाली एक अजीब रोशनी से जाग गईं। चूँकि मूर्ति ऐसी सामग्री से बनी थी जो रात में चमकती थी, मेरी माँ ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सो गई। रात में गुरुजी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, सुखी आंटी, ये मूर्ति हुन ख़त्म हो चुकी है, इसनू मंदिर दे आ ते मेरा बाल रूप लेके आ। सुबह जब उन्होंने मुझे टेलीपैथी के बारे में बताया तो मुझे समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मूर्ति किसी काम की नहीं है। इसे साफ करते समय मुझसे गलती से त्रिशूल का एक हिस्सा टूट गया था। ऐसा माना जाता है कि घर में टूटी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मुझे ये इतनी प्रिय थी कि मैं फिर भी इससे चिपकी रही। अगले दिन हम शिवजी की बाल रूप की तस्वीर ढूंढने निकले और वे कहीं नहीं मिले। अंततः हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि और ये काम उन पर ही छोड़ दिया। अगले दिन मेरी माँ कुछ दवाइयाँ खरीदने गई और बगल की दुकान पर बाल रूप में शिव जी की एक सुंदर तस्वीर लटकी देखी। हमने मालिक से संपर्क किया और उसने बड़ी स्वेच्छा से इसकी एक नकल बनाने के लिए हमें दे दी। 2011 में मेरी एक टेलीपैथी थी जहाँ गुरु जी के पिताजी तेल का कटोरा लाते हैं और मुझसे कहते हैं, तेरी पीठ विच तकलीफ़ है, मेरे तो मलवा ले, ठीक हो जाओगी। गुरु जी ने अपने हुंदे तेनू कोई तकलीफ़ नहीं आन दिती, मैं किवें आन देवा, तेरी पीठ में तकलीफ़ है, मेरे से मलवा ले, ठीक हो जाएगी। गुरु जी ने अपने होते हुए तुझे कोई तकलीफ़ नहीं आने दी तो मैं कैसे आने दूँ? चूँकि उस समय मुझे पीठ में कोई समस्या नहीं थी, मैंने अपनी टेलीपैथी में पिताजी से कहा कि मेरी पीठ ठीक है और वह तेल मेरे पास छोड़ दें। यदि मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं इसे स्वयं लगा लूँगी। तो फिर पिताजी मेरी टेलीपैथी में तेल का कटोरा मेरे पास छोड़ देते हैं। इस टेलीपैथी के एक सप्ताह के भीतर गिरने के कारण मेरी पीठ पर चोट लग गई और पता चला कि मुझे स्लिप डिस्क है। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक पीठ दर्द से पीड़ित रही और पिताजी को मना करने पर पछता रही थी। न केवल गुरुजी और उनके पिताजी बल्कि गुरुजी की माताजी भी आती हैं और टेलीपैथी के माध्यम से मुझे बातें बताती हैं। मेरे पिताजी के बीमार पड़ने से बहुत पहले ही उन्होंने मुझे उनके निधन के बारे में आगाह कर दिया था। जदों भी तुसी मैंने देख दो, उठकर 15 मिनट ओम नमः शिवाय दा जाप करो या हो सके तो समाधि लाया करो, क्योंकि मैं उत्थे हुंदा हाँ। अर्थात जब भी तुम मुझे टेलीपैथी में देखो तो उठकर 15 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करो या हो सके तो समाधि लगाया करो, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी।